जरा सोचिए, एक कमरे में 10 लोग बैठे हैं, सब बोल रहे हैं, सब अपनी बात रख रहे हैं, हर कोई प्रूफ करना चाहता है कि वो सबसे स्मार्ट है। लेकिन एक शख्स है जो बस सुन रहा है, चुप है, ऑब्जर्व कर रहा है। उसके चेहरे पर कोई जल्दी नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। वो ना किसी से आर्ग्यू कर रहा है, ना किसी को इंप्रेस करने की कोशिश में है, बस देख रहा है। और उस कमरे में जो डिसीजंस होते हैं, जो आउटकम्स आते हैं, वो उसी इंसान के फेवर में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है। क्योंकि वो शोर नहीं मचाता, वो सोचता है। यही है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का असली चेहरा। ये कोई कॉर्पोरेट स्किल नहीं है, ये कोई किताबी थ्योरी नहीं है, ये एक वे ऑफ लिविंग है, एक तरीका है दुनिया को देखने का। और आज हम इसी की बात करेंगे, द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। आज जो भी सुनोगे वो तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देगा, हमेशा के लिए। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट करते हैं, जो फील करते हैं और इमीडिएटली एक्ट करते हैं, जिनकी इमोशंस उनकी डिसीजंस ड्राइव करती हैं। और दूसरे वो जो पहले ऑब्जर्व करते हैं, पहले समझते हैं, पहले सोचते हैं और फिर सही वक्त पर सही मूव करते हैं। पहली कैटेगरी के लोग ज्यादा विजिबल होते हैं, वो लाउड होते हैं, वो एक्टिव दिखते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी मोस्टली वेस्टेड होती है। वो हर बैटल में कूद पड़ते हैं, चाहे वो बैटल उनकी हो या नहीं। और दूसरी कैटेगरी के लोग, वो क्वाइट रहते हैं लेकिन डेंजरस होते हैं। वो हर चेस पीस को देखते हैं बोर्ड पर, वो जानते हैं कि कौन सा मूव अभी करना है, कौन सा मूव बाद में। यही डिफरेंस है एक ऑर्डिनरी इंसान और एक स्ट्रेटेजिक थिंकर में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कोई टैलेंट नहीं है जो कुछ लकी लोगों को मिलती है। ये एक स्किल है, एक आर्ट है जो सीखी जा सकती है। और आज इसी आर्ट को हम अपने अंदर उतारेंगे। लेकिन पहले एक सवाल, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस है तुम्हारा इंपल्स। वो मोमेंट जब कोई कुछ बोलता है और तुम तुरंत जवाब दे देते हो। वो मोमेंट जब कोई सिचुएशन आती है और तुम बिना सोचे रिएक्ट कर देते हो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं अमिगडाला हाईजैक। ब्रेन का वो हिस्सा जो इमोशंस कंट्रोल करता है, वो इतना फास्ट काम करता है कि रैशनल थिंकिंग को चांस ही नहीं देता। और इसी एक वीकनेस की वजह से कितने रिलेशनशिप्स टूटते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज मिस होती हैं, कितने डिसीजंस गलत होते हैं। एक बार एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन से किसी ने पूछा, आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है? उसने कहा, मैंने सीखा कि हर ईमेल का जवाब 24 घंटे बाद दो, हर इंपॉर्टेंट डिसीजन को एक रात सोने के बाद लो, हर आर्ग्यूमेंट में पहली रिएक्शन को स्वॉलो कर जाओ। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इस एक हैबिट ने उसकी जिंदगी बदल दी। क्योंकि जब तुम पॉज करते हो, तब तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। वो हिस्सा जो एक्चुअली सोचता है, जो कॉन्सिक्वेंसेस देखता है, जो स्ट्रैटेजी बनाता है। और यही है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की पहली फाउंडेशन, पॉज बिफोर यू रिएक्ट। अब एक किरदार से मिलते हैं। नाम रखते हैं आर्यन, 28 साल का, एक मिड लेवल जॉब में है, स्मार्ट है, टैलेंटेड है। लेकिन हर बार जब प्रमोशन का वक्त आता है, वो किसी और को मिल जाती है। मीटिंग्स में वो सबसे ज्यादा बोलता है, हर प्रॉब्लम पर उसके पास सोल्यूशन होता है, हर आर्ग्यूमेंट में वो सबसे जोर से अपनी बात रखता है। लेकिन फिर भी रिजल्ट्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि आर्यन ने एक फंडामेंटल गलती की थी। उसने इंटेलिजेंस को नॉइज से कंफ्यूज कर लिया था। उसे लगता था कि जो ज्यादा बोलेगा वो ज्यादा स्मार्ट दिखेगा, जो हर प्रॉब्लम पर रिएक्शन देगा वो ज्यादा केपेबल लगेगा। लेकिन उसके बॉस की नजर में आर्यन एक रिएक्टिव इंसान था, अनप्रेडिक्टेबल था, इमोशनली अनस्टेबल था। और स्ट्रेटेजिक रोल्स के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे लोग चाहिए जो प्रेशर में काम रहें, जो बोलने से पहले सोचें, जो हर बैटल को लड़ने के बजाय सही बैटल चुने। आर्यन की स्टोरी अभी शुरू ही हुई है और इस पूरे ऑडियो बुक में हम उसे देखेंगे बदलते हुए। लेकिन असली बात अभी बाकी है। ज्यादातर लोग यहाँ गलती कर देते हैं। वो सिचुएशन को देखते हैं और इमीडिएटली उसमें घुस जाते हैं, जैसे कोई आग देखे और बिना सोचे उसमें कूद जाए। स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ऐसा नहीं करते। वो पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं। और ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ देखना नहीं है, ऑब्जर्वेशन का मतलब है लेयर्स देखना। हर सिचुएशन की सरफेस के नीचे क्या है वो देखना। जब कोई बोलता है, स्ट्रेटेजिक थिंकर सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनता, वो टोन सुनता है, वो बॉडी लैंग्वेज देखता है। वो ये सोचता है कि ये बात अभी क्यों कही जा रही है, इसके पीछे क्या इंटेंशन हो सकता है। एक एग्जाम्पल लो, ऑफिस में तुम्हारा कलीग तुमसे आके कहता है, यार तुमने इस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा काम किया। रिएक्टिव इंसान क्या करेगा? खुश हो जाएगा, थैंक यू बोलेगा, आगे बढ़ जाएगा।
स्ट्रेटेजिक थिंकर क्या करेगा? वो ऑब्जर्व करेगा, ये तारीफ किस कॉन्टेक्स्ट में आई, क्या ये इंसान को चाहता है, क्या ये टाइमिंग कुछ सजेस्ट करती है, ये पैरानोया नहीं है, ये अवेयरनेस है, और अवेयरनेस ही स्ट्रैटेजी की असली नींव है। बिना अवेयरनेस के कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। ऑब्जर्वेशन एक मसल है और हर मसल की तरह इसे ट्रेन करना पड़ता है। जो लोग नेचुरली ऑब्जर्वेंट होते हैं वो भी एक बात बताते हैं, उन्होंने खुद को डेलिब्रेटली ट्रेन किया। कैसे? पहला तरीका है साइलेंस को एम्ब्रेस करना। जब तुम किसी कॉन्वर्सेशन में हो तो कुछ देर के लिए कॉन्शियसली डिसाइड करो कि तुम कम बोलोगे, बस सुनोगे, और जब तुम सुनते हो तब ऑब्जर्व करते हो। दूसरा तरीका है क्वेश्चंस पूछना, लेकिन वो क्वेश्चंस जो तुम्हें रियल इंफॉर्मेशन देते हैं, नॉट सिर्फ कॉन्वर्सेशन फिल करने के लिए। जब कोई बोले तो आस्क करो कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, या इसमें सबसे बड़ी चैलेंज क्या है। इन सवालों के जवाब में लोग अपना रियल सेल्फ रिवील करते हैं। तीसरा तरीका है पैटर्न्स नोटिस करना। हर इंसान का एक पैटर्न होता है, वो किन सिचुएशंस में डिफेंसिव होता है, किन टॉपिक्स पर अनकंफर्टेबल हो जाता है, कब वो अपनी असली बात नहीं बोल रहा। जब तुम ये पैटर्न्स पहचानने लगते हो तो तुम्हें दुनिया अलग तरह से दिखने लगती है, क्लियरर, शार्पर, और यही क्लैरिटी है जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को बाकियों से अलग करती है। आर्यन ने एक दिन अपने मेंटोर से मिला, एक बुजुर्ग इंसान जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था। आर्यन ने पूछा, सर मैं इतना हार्डवर्क करता हूं फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? मेंटोर ने एक सवाल पूछा, पिछले हफ्ते की मीटिंग में तुमने कितनी बार बोला? आर्यन ने सोचा, शायद 10-12 बार। और तुम्हारे सीनियर ने? शायद 2-3 बार। मेंटोर मुस्कुराए। अब बताओ, वो मीटिंग के बाद सबसे पावरफुल कौन लग रहा था? आर्यन को समझ आ गया, जो कम बोलता है वो ज्यादा सोबर लगता है, ज्यादा कैलकुलेटेड लगता है, ज्यादा इन कंट्रोल लगता है। जो हर बात पर रिएक्ट करता है वो प्रेडिक्टेबल हो जाता है, और प्रेडिक्टेबल लोगों को कोई सीरियसली नहीं लेता। स्ट्रेटेजिक पावर वहां होती है जहां अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है, जहां साइलेंस होती है, जहां ऑब्जर्वेशन होती है। आर्यन को अपनी पहली लेसन मिली और यहीं से उसकी असली जर्नी शुरू हुई। लेकिन जो आगे आने वाला है वो और भी डीपर है। असल ताकत वहां शुरू होती है जहां इमोशंस खत्म होती हैं। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोबोट बन जाओ, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी इमोशंस तुम्हें ड्राइव ना करें, तुम अपनी इमोशंस को ड्राइव करो। ये डिफरेंस बहुत सटल है लेकिन बहुत पावरफुल है। एक बात सोचो, जब तुम गुस्से में होते हो तो क्या तुम्हारे डिसीजंस अच्छे होते हैं? जब तुम डरे हुए होते हो क्या तुम क्लियरली सोच पाते हो? जब तुम बहुत एक्साइटेड होते हो क्या तुम रिस्क्स प्रॉपर्ली असेस करते हो? नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इमोशंस कॉग्निटिव बैंडविड्थ कंज्यूम करती हैं। वो लिटरली तुम्हारी थिंकिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देती हैं। इसीलिए एक स्ट्रेटेजिक थिंकर की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है इमोशनल रेगुलेशन। ये वो एबिलिटी है जिससे तुम इंटेंस इमोशंस को फील करो लेकिन उनसे कंट्रोल ना हो। हिस्ट्री के सबसे पावरफुल लीडर्स, सबसे सक्सेसफुल नेगोशिएटर्स, सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजिस्ट्स, सब में एक कॉमन ट्रेट था, वो प्रेशर में काम रहते थे। और ये कामनेस परफॉर्म नहीं की जाती, ये कल्टिवेट की जाती है। और इसे कल्टिवेट करने का तरीका आज हम सीखेंगे। इमोशनल कंट्रोल का सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे ट्रिगर्स क्या हैं, वो कौन सी सिचुएशंस हैं जो तुम्हें इंस्टेंटली रिएक्टिव बना देती हैं, कौन से वर्ड्स हैं जो तुम्हें डिफेंसिव कर देते हैं, कौन से लोग हैं जिनके साथ तुम्हारी क्लैरिटी सडनली कम हो जाती है। एक एक्सरसाइज करो, आज रात एक पेपर लो और उस पर लिखो वो टॉप 3 सिचुएशंस जिनमें मैंने पिछले महीने सबसे बुरे डिसीजंस लिए। अब देखो उन सिचुएशंस में क्या कॉमन था। ऑलमोस्ट गारंटीड उन सब में तुम इमोशनली हाइटेंड स्टेट में थे, एंग्री थे, हर्ट थे, एंग्शियस थे, और उस स्टेट में तुमने रिएक्ट किया। जब तुम अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कर लेते हो तो तुम उन्हें एंटिसिपेट कर सकते हो, और जब तुम एंटिसिपेट करते हो तो तुम प्रिपेयर करते हो, और जब तुम प्रिपेयर्ड होते हो तो वो ट्रिगर तुम्हें हाईजैक नहीं कर सकता। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल फोरकास्टिंग, और ये स्किल इस पूरी स्ट्रैटेजी का बैकबोन है। आर्यन को याद है एक बार उसके बॉस ने पब्लिक में उसकी क्रिटिसिज्म की थी, पूरी टीम के सामने। आर्यन के अंदर तुरंत एक फायर जल गई। उसका हाथ उठने को था, जवाब देने को था, लेकिन उसने उस दिन अपने मेंटर की बात याद की। पॉज। उसने एक डीप ब्रेथ ली, और उस एक ब्रेथ में उसके ब्रेन ने कई सिनारियोज प्रोसेस किए।
अगर मैंने अभी जवाब दिया तो मैं डिफेंसिव लगूंगा, मेरा बॉस और स्ट्रांग दिखेगा, पूरी टीम उसे राइट मानेगी, मेरे करियर पर असर पड़ेगा। लेकिन अगर मैं काम रहा, अगर मैंने सिंपली एक्नॉलेज किया और लेटर प्राइवेट में बात की, तो मैं मैच्योर दिखूंगा, कंट्रोल दिखूंगा और अल्टीमेटली मेरी पोजीशन स्ट्रांग होगी। आर्यन ने पॉज किया, उसने सिंपली कहा, थैंक यू फॉर द फीडबैक सर, आई विल वर्क ऑन इट। और बाद में प्राइवेटली उसने अपना पॉइंट प्रोफेशनली रखा। उसके बॉस ने उसे अगले क्वार्टर में प्रमोट किया। उस एक पॉज ने आर्यन की जिंदगी बदल दी। एक ब्रेथ, एक सेकंड, एक डिसीजन और गेम शिफ्ट हो गया। इमोशनल कंट्रोल का दूसरा डायमेंशन है डिटैचमेंट, और ये सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। डिटैचमेंट का मतलब है कि तुम आउटकम से इतने अटैच नहीं हो कि वो तुम्हारी क्लैरिटी को डिस्ट्रॉय कर दे। एक चेस प्लेयर को देखो, वो हर मूव सीरियसली लेता है, लेकिन अगर उसका एक पीस कैप्चर हो जाए तो वो रोता नहीं, वो गेम छोड़ता नहीं, वो न्यू रियलिटी को एक्सेप्ट करता है और नेक्स्ट बेस्ट मूव सोचता है। यही स्ट्रेटेजिक डिटैचमेंट है। जिंदगी में जब कोई प्लान फेल हो, जब कोई रिलेशनशिप दिल दुखाए, जब कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो, तो रिएक्टिव इंसान उसमें डूब जाता है, स्पाइरल में चला जाता है। लेकिन स्ट्रेटेजिक थिंकर वो ग्रीफ को एक्नॉलेज करता है, फील करता है और फिर आस्क्स, अब मेरे पास जो है उससे नेक्स्ट बेस्ट मूव क्या है। यही रेजिलियंस है, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है और यही वो क्वालिटी है जो लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि जिंदगी में सबसे ज्यादा विन्स उन्हीं को मिलती हैं जो हार के बाद भी बोर्ड पर रहते हैं। स्ट्रेटेजिक लोग कभी जल्दी रिएक्ट नहीं करते और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो हर सिचुएशन को पूरा पढ़ते हैं। सिर्फ सरफेस नहीं देखते, कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, सबटेक्स्ट देखते हैं और टाइमिंग देखते हैं। किसी भी सिचुएशन के 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर है व्हाट, क्या हो रहा है, ये सबको दिखती है। दूसरी लेयर है व्हाई, ये क्यों हो रहा है, यहां तक ज्यादातर थॉटफुल लोग पहुंचते हैं। लेकिन तीसरी लेयर है व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा। और यही लेयर स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को बाकियों से अलग करती है। वो हर सिचुएशन में फ्यूचर इंप्लीकेशंस देखते हैं। एक सिंपल एग्जांपल, तुम्हारी कंपनी में एक नया पॉलिसी आती है, सब लोग कंप्लेन करते हैं, रिएक्ट करते हैं। स्ट्रेटेजिक थिंकर वो पूछता है, ये पॉलिसी क्यों आई, किसने पुश किया इसे, इसके आने के बाद किसे बेनिफिट होगा और इस चेंज में मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कहां है। यही रीडिंग है। और जो सिचुएशन को सबसे पहले और सबसे एक्यूरेटली रीड करता है, वो सबसे पहले एडवांटेज लेता है। सिचुएशंस को रीड करने की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है पैटर्न रिकग्निशन, और ये स्किल एक्सपीरियंस से आती है। लेकिन एक शॉर्टकट भी है, हिस्ट्री। जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो बायोग्राफीज पढ़ते हैं, वो एक्चुअली दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और इससे उनका पैटर्न रिकग्निशन ड्रामेटिकली इंप्रूव होता है। एक इंटरेस्टिंग स्टडी है, चेस ग्रैंड मास्टर्स और बिगिनर्स को एक चेस बोर्ड दिखाया गया 5 सेकंड्स के लिए, फिर बोर्ड हटा दिया और दोनों से कहा गया पीसेस को याद करके रखो। ग्रैंड मास्टर्स ने ऑलमोस्ट परफेक्टली याद किया, बिगिनर्स ने बहुत कम। क्यों? क्योंकि ग्रैंड मास्टर्स पीसेस नहीं देखते, वो पैटर्न्स देखते हैं। उन्होंने इतने गेम्स देखे हैं कि बोर्ड ऑटोमेटिकली उन्हें फेमिलियर पैटर्न्स में दिखता है। यही तुम्हें लाइफ में डेवलप करना है। जितना ज्यादा तुम ऑब्जर्व करोगे, जितना ज्यादा तुम रीड करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा ब्रेन पैटर्न स्टोर करेगा और जब नई सिचुएशन आएगी, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उसे किसी फेमिलियर पैटर्न से मैच करेगा। तुम्हें इंस्टिंक्टिवली पता चलेगा कि यहां क्या होने वाला है। यही स्ट्रेटेजिक इंट्यूशन है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा ट्रैप है जिसमें बहुत लोग फंस जाते हैं, और वो ट्रैप है कॉन्फर्मेशन बायस। जब हम किसी सिचुएशन को रीड करते हैं तो हम नेचुरली वो एविडेंस देखते हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग बिलीफ को कंफर्म करे, और वो एविडेंस इग्नोर करते हैं जो उसे चैलेंज करे। एक एग्जांपल, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कॉलीग तुम्हारा दुश्मन है। अब तुम हर सिचुएशन को उसी लेंस से देखोगे। वो एक बार लेट आया, तुम सोचोगे देखो कितना इररिस्पॉन्सिबल है। वो तुमसे एक बार सहमत हुआ, तुम सोचोगे जरूर कुछ चाहता है। ये बायस तुम्हारी सिचुएशन रीडिंग को कंप्लीटली डिस्टॉर्ट कर देता है और तुम रॉन्ग कंक्लूजन्स पर बेस करके रॉन्ग मूव्स करते हो। स्ट्रेटेजिक थिंकर इससे कैसे बचता है? वो एक्टिवली डेविल्स एडवोकेट बनता है। वो खुद से पूछता है, अगर मेरी अजम्पशन गलत हो तो इस सिचुएशन का दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? इस वन क्वेश्चन से तुम्हारी थिंकिंग की क्वालिटी ड्रामेटिकली इंप्रूव होती है। हमेशा
बिना एक्सेप्शन के। आर्यन को एक प्रोजेक्ट मिला, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो उसके करियर के लिए गेम चेंजर हो सकता था, लेकिन उसके साथ एक कलीग भी था जिसे वो ट्रस्ट नहीं करता था। पहली रिएक्शन, इस प्रोजेक्ट को डिक्लाइन करो। लेकिन अब आर्यन पहले वाला आर्यन नहीं था। उसने पॉज किया, उसने लेयर्स देखी। व्हाट, एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। वाई, कंपनी को रिजल्ट्स चाहिए। व्हाट नेक्स्ट, ये प्रोजेक्ट सक्सीड हुआ तो विजिबिलिटी मिलेगी। उसने अपने कलीग के बारे में अपनी अजम्पशंस को चैलेंज किया। क्या सच में वो दुश्मन है या मैं उसे कंपेटिटर मान रहा हूं जब वो एक्चुअली न्यूट्रल है? आर्यन ने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया, स्ट्रैटेजी के साथ। अपने कलीग की स्ट्रेंथ्स को यूज किया, अपनी वीकनेसेस को कवर किया। प्रोजेक्ट एक बड़ी सक्सेस थी और उस कलीग के साथ उसकी एक जेन्युइन प्रोफेशनल अलायंस बन गई। जो सिचुएशन आर्यन को थ्रेट लग रही थी वो एक्चुअली एक मैसिव अपॉर्चुनिटी थी। बस सिचुएशन को सही तरह से रीड करना था। यही गेम बदलता है। खामोशी कई बार सबसे डेंजरस स्ट्रैटेजी होती है और ये सुनने में पैराडॉक्स लगता है, लेकिन ये सच है। जो इंसान जितना कम बोलता है उतना ज्यादा पावरफुल लगता है। क्यों? साइकोलॉजी में इसे कॉल करते हैं द मिस्टीक इफेक्ट। जब कोई इंसान हर बात शेयर नहीं करता, हर ओपिनियन नहीं देता, हर सिचुएशन में विजिबल नहीं होता, तो लोगों में उसके बारे में क्यूरियोसिटी होती है और क्यूरियोसिटी रिस्पेक्ट को अट्रैक्ट करती है। इसके उलट जो इंसान हर बात बोल देता है, हर सिचुएशन में अपना ओपिनियन दे देता है, वो प्रिडिक्टेबल हो जाता है और प्रिडिक्टेबल को इग्नोर करना आसान होता है। एक पावरफुल लीडर से वंस किसी ने पूछा, आप मीटिंग्स में इतना कम क्यों बोलते हैं? उसने कहा, जब मैं बोलता हूं तो सब सुनते हैं। अगर मैं हर बात पर बोलूंगा तो लोग मेरे वर्ड्स की वैल्यू कम कर देंगे। यही है स्ट्रेटेजिक साइलेंस। और ये साइलेंस वीकनेस नहीं है, ये कैलकुलेटेड पावर मूव है, लेकिन इसे सही तरीके से यूज करना होता है। और वो तरीका अब सुनो। स्ट्रेटेजिक साइलेंस के 3 पावरफुल एप्लीकेशंस हैं। पहला है नेगोशिएशन में। जब कोई तुम्हें ऑफर करे तो तुरंत रिस्पॉन्ड मत करो, साइलेंस क्रिएट करो। ये साइलेंस अनकंफर्टेबल होती है और अनकंफर्टेबल साइलेंस में दूसरा इंसान नेचुरली अपनी पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज करने लगता है। वो या तो ऑफर इंप्रूव करता है या अपनी डिमांड्स रिड्यूस करता है, क्योंकि साइलेंस को लोग नेचुरली फिल करना चाहते हैं। और जब वो फिल करते हैं तो अक्सर वो इंफॉर्मेशन रिवील हो जाती है जो तुम्हारे लिए वैल्यूएबल होती है। दूसरा एप्लीकेशन है कॉन्फ्लिक्ट में। जब कोई तुम पर अटैक करे वर्बली तो साइलेंस सबसे स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होता है। जब तुम डिफेंड नहीं करते, जस्टिफाई नहीं करते, तो अटैकर को अपनी ही बात हॉलो लगने लगती है और रूम में सब नोटिस करते हैं कि तुम कितने काम हो। तुम्हारी डिग्निटी इंटैक्ट रहती है। तीसरा एप्लीकेशन है ऑब्जर्वेशन के लिए। जब तुम साइलेंट रहते हो दूसरे बोलते हैं, और जब वो बोलते हैं तो वो रिवील करते हैं अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी इंटेंशंस, अपनी प्रायोरिटीज। साइलेंस तुम्हें इंटेलिजेंस देती है। लेकिन साइलेंस का एक और डायमेंशन है जो और भी प्रोफाउंड है, और वो है अपनी प्लान्स को क्वाइट रखना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब कोई नया गोल सेट करते हैं तो सबको बता देते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, दोस्तों को बताते हैं, फैमिली को बताते हैं। और इसमें एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। जब तुम किसी को अपना गोल बताते हो और वो एक्साइटेड होता है तो तुम्हारा ब्रेन उसी एक्साइटमेंट से एक रिवॉर्ड लेता है और उस रिवॉर्ड की वजह से एक्चुअली काम करने की मोटिवेशन कम हो जाती है। इसे कहते हैं सोशल रियलिटी सब्स्टिट्यूशन। बताने का सेटिस्फैक्शन इतना होता है कि करने की जरूरत कम फील होती है। स्ट्रेटेजिक थिंकर्स अपने प्लान्स क्वाइटली एग्जीक्यूट करते हैं। वो रिजल्ट्स आने के बाद बोलते हैं, पहले नहीं। और जब रिजल्ट्स आते हैं तो कोई भी उनके एफर्ट्स को डिसमिस नहीं कर सकता, क्योंकि प्रूफ सामने होता है। विन क्वाइटली, एग्जीक्यूट साइलेंटली, और फिर लेट द रिजल्ट्स रोर। यही है द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस। इमेजिन करो एक फॉरेस्ट है, उसमें 2 टाइप्स के पेड़ हैं। एक जो तेजी से बढ़ता है, कुछ महीनों में ही बड़ा दिखने लगता है, लेकिन उसकी रूट्स शैलो हैं। पहला बड़ा तूफान आया और वो गिर गया। दूसरा पेड़ धीरे बढ़ता है, सालों तक उसकी ग्रोथ बाहर से बेयरली विजिबल होती है, लेकिन अंडरग्राउंड उसकी रूट्स माइल्स तक फैल रही होती हैं। जब तूफान आता है वो झुकता है लेकिन टूटता नहीं। यही डिफरेंस है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म थिंकिंग में। आज की दुनिया में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का कल्चर है। लाइक्स चाहिए अभी, रिजल्ट्स चाहिए अभी, रिकॉग्निशन चाहिए अभी। और इस इंपेशेंस में लोग ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो शॉर्ट टर्म में अच्छे लगते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में डेविस्टेटिंग होते हैं। स्ट्रेटेजिक थिंकर हमेशा एक सवाल पूछता है, ये डिसीजन 5 साल बाद मुझे कहां रखेगा?
और इस एक सवाल से डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी ड्रामेटिकली बदल जाती है, क्योंकि जब तुम फ्यूचर देखते हो तो प्रेजेंट की डिस्ट्रैक्शंस छोटी लगने लगती हैं। वॉरेन बफेट से एक बार पूछा गया, आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? उन्होंने कहा कंपाउंडिंग। और उन्होंने सिर्फ मनी की बात नहीं की, उन्होंने हर चीज की बात की। स्किल्स कंपाउंड होती हैं, रिलेशनशिप्स कंपाउंड होती हैं, रेप्यूटेशन कंपाउंड होती है, नॉलेज कंपाउंड होती है। जब तुम कंसिस्टेंटली, पेशेंटली, लॉन्ग टर्म फोकस के साथ इन्वेस्ट करते हो किसी भी चीज में, तो एक पॉइंट आता है जहां रिजल्ट्स एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगते हैं। लेकिन शुरुआत में यह बोरिंग लगता है, कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं होता, और यहीं ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। वो विजिबल रिजल्ट्स नहीं देखते और क्विट कर देते हैं। स्ट्रेटेजिक थिंकर के पास एक क्वालिटी होती है जो इससे बचाती है, और वो है डीलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी आज की एंजॉयमेंट को टुमारो की ग्रेटर सक्सेस के लिए सैक्रिफाइस करने की एबिलिटी। स्टैनफोर्ड के फेमस मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट में जिन बच्चों ने डीलेड ग्रेटिफिकेशन दिखाई, वो डेकेड्स बाद मोर सक्सेसफुल, मोर हेल्दी और मोर फुलफिल्ड थे। ये एक स्किल है जो डेवलप होती है और जो हर चीज चेंज कर देती है। आर्यन को एक टेम्पटिंग ऑफर आई एक स्टार्टअप ज्वाइन करने का, बहुत ज्यादा सैलरी, एक्साइटिंग वर्क, लेकिन पुराना आर्यन तुरंत हां कह देता। नया आर्यन पॉज किया, उसने लॉन्ग टर्म लेंस लगाई। इस स्टार्टअप की फंडिंग सिक्योर है, इंडस्ट्री ट्रेजेक्टरी क्या है, इस रोल से 5 साल में मेरी स्किल्स और नेटवर्क कहां होगी। जब उसने डीपली एनालाइज किया तो पता चला कि करंट कंपनी में एक बोरिंग लुकिंग इंटरनल अपॉर्चुनिटी थी जो शॉर्ट टर्म में कम एक्साइटिंग लग रही थी, लेकिन जो उसे एक नीश में एक्सपर्ट बना सकती थी, जिसकी डिमांड आने वाले 10 सालों में बहुत बढ़ने वाली थी। आर्यन ने एक्साइटिंग स्टार्टअप ऑफर डिक्लाइन किया। उसके दोस्तों ने उसे पागल कहा, लेकिन 3 साल बाद वो स्टार्टअप बंद हो गया था और आर्यन उस नीश में एक गो टू एक्सपर्ट था जिसके लिए कंपनीज कंपीट कर रही थी। शॉर्ट टर्म गेम अट्रैक्टिव होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म गेम कुछ और ही लेवल होता है, और स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हमेशा लॉन्ग गेम खेलते हैं। एनर्जी फाइनाइट है, टाइम फाइनाइट है, अटेंशन फाइनाइट है, और ये तीनों तुम्हारी सबसे वैल्यूएबल एसेट्स हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें ट्रीट करते हैं जैसे ये अनलिमिटेड हो। हर ड्रामा में पार्टिसिपेट करते हैं, हर आर्ग्यूमेंट में घुस जाते हैं, हर पर्सन की ओपिनियन की परवाह करते हैं, हर प्रॉब्लम को पर्सनली लेते हैं, और इस प्रोसेस में वो अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए एनर्जी ही नहीं बचाते। स्ट्रेटेजिक थिंकर एक रूथलेस क्यूरेटर होता है। वो डिसाइड करता है, इस सिचुएशन को मेरी एनर्जी डिजर्व करती है, इस पर्सन को मेरा अटेंशन डिजर्व करता है, इस आर्ग्यूमेंट को मेरा टाइम डिजर्व करता है, और अगर आंसर नो है तो वो सिंपली विड्रॉ करता है, ग्रेसफुली, विदाउट ड्रामा। ये कोल्ड नहीं है, ये क्रूअल नहीं है, ये रिसोर्स मैनेजमेंट है। इलॉन मस्क ने एक बार कहा था कि मोस्ट मीटिंग्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। उनका रूल था, अगर कोई मीटिंग में मेरी प्रेजेंस वैल्यू नहीं ऐड करती तो मैं चला जाऊंगा। स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को यह क्लैरिटी होती है कि उनकी एनर्जी कहां जानी चाहिए और कहां नहीं। स्ट्रेटेजिक डिटैचमेंट का सबसे पावरफुल एप्लीकेशन है क्रिटिसिज्म को हैंडल करने में। जब कोई तुम्हारी क्रिटिसिज्म करता है तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक, वो क्रिटिसिज्म वैलिड है, 2, वो क्रिटिसिज्म इनवैलिड है। अगर क्रिटिसिज्म वैलिड है तो उसे ग्रेटफुली एक्सेप्ट करो, उससे सीखो, उसे यूज करो। इसमें ईगो को हर्ट होने की जरूरत नहीं है। फीडबैक एक गिफ्ट है, चाहे उसे जिस टोन में भी दिया गया हो। और अगर क्रिटिसिज्म इनवैलिड है तो सिंपली लेट इट गो, डिटैच हो जाओ। एक बात जो डीपली समझो, किसी की ओपिनियन चाहे वो कितनी भी नेगेटिव हो, तुम्हारी रियलिटी को चेंज नहीं करती जब तक तुम उसे अलाउ नहीं करते। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हें दूसरों की ओपिनियन से हर्ट तभी होगे जब तुम उन्हें वो पावर दोगे। स्ट्रेटेजिक डिटैचमेंट का मतलब है वो पावर वापस लेना, अपनी एनर्जी को वहां इन्वेस्ट करना जो एक्चुअली तुम्हें आगे ले जाए, और बाकी सबको सिंपली पास थ्रू होने देना बिना रेजिस्टेंस के। पेशेंस को वीकनेस समझा जाता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स के लिए पेशेंस एक वेपन है, एक एक्टिव, कॉन्शियस, पावरफुल वेपन। पैसिव वेटिंग और स्ट्रेटेजिक पेशेंस में फंडामेंटल डिफरेंस है। पैसिव वेटिंग है जब तुम बस वेट करते हो क्योंकि तुम्हें पता नहीं क्या करना है। स्ट्रेटेजिक पेशेंस है जब तुम डेलिबरेटली वेट करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि अभी एक्ट करना प्रीमेच्योर होगा। एक वॉरियर के बारे में सोचो, वो बैटलफील्ड पर है, दुश्मन सामने है, लेकिन वो रश नहीं करता, वो वेट करता है परफेक्ट मोमेंट के लिए।
जब दुश्मन थका हुआ हो, जब विंड सही डायरेक्शन में हो, जब टेरेन एडवांटेज उसकी साइड में हो, और जब वो मोमेंट आती है तो उसका एक मूव पूरी बैटल डिसाइड कर देता है। यही स्ट्रेटेजिक पेशेंस है, और ये सिर्फ फिजिकल बैटल्स में नहीं, करियर में, बिजनेस में, रिलेशनशिप्स में, नेगोशिएशंस में, हर जगह टाइमिंग इज एवरीथिंग। और सही टाइमिंग के लिए पेशेंस कल्टीवेट करनी पड़ती है। एक्टिव पेशेंस, वॉचफुल पेशेंस, प्रिपेयर्ड पेशेंस। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है कैसे इंटेलिजेंट लोग अपने ओपोनेंट्स को खुद से गलतियां करवाते हैं। जब तुम रिएक्ट नहीं करते, जब तुम रिस्पॉन्ड नहीं करते, जब तुम सिंपली काम रहते हो, तो एग्रेसिव लोग, इंपेशेंट लोग, एंग्शियस लोग वो ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। वो ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा रिवील करते हैं, ज्यादा एक्सपोज होते हैं, और इवेंचुअली वो अपनी गलतियों से खुद ही कमजोर हो जाते हैं। हिस्ट्री में नेपोलियन बोनापार्ट इसके लिए जाने जाते थे। कई बैटल्स में उनकी स्ट्रैटेजी थी, एनिमी को इंपेशेंट करो, उन्हें प्रोवोक करो कि वो पहले मूव करें, और जब वो मूव करें तो उनकी वीकनेस एक्सपोज होगी, फिर काउंटर अटैक करो। यही प्रिंसिपल मॉडर्न लाइफ में भी काम करता है। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे और तुम रिस्पॉन्ड नहीं करते तो तुम उन्हें पावर नहीं देते, तुम उनके गेम को रिफ्यूज करते हो, और जो इंसान गेम को रिफ्यूज कर सकता है वो अल्टीमेटली गेम को कंट्रोल करता है। पेशेंस इज पावर। लेकिन स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन खुद के साथ है, खुद के ग्रोथ के साथ। ज्यादातर लोग एक बहुत कॉमन और पेनफुल मिस्टेक करते हैं। वो अपने जर्नी को दूसरों की जर्नी से कंपेयर करते हैं। वो देखते हैं कि कोई 25 साल में सक्सेसफुल हो गया, कोई 28 में, और वो फील करते हैं कि वो बिहाइंड हैं, कि वो स्लो हैं, कि उनके साथ कुछ गलत है। और ये फीलिंग उन्हें फोर्स करती है शॉर्टकट्स लेने के लिए, प्रीमेच्योर डिसीजंस के लिए, और उन शॉर्टकट्स की वजह से वो और पीछे चले जाते हैं। स्ट्रेटेजिक थिंकर अपना खुद का टाइमलाइन रखता है। वो कंपेयर नहीं करता, वो जज नहीं करता कि मुझे अभी तक यहां पहुंच जाना था। वो सिंपली अपने डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली मूव करता रहता है, पेशेंटली, फेथफुली, क्योंकि वो जानता है ओक ट्री एक दिन में नहीं बनता, लेकिन जब बनता है तो सेंचुरीज तक खड़ा रहता है। और तुम्हारी स्टोरी अभी लिखी जा रही है, जल्दी मत करो, सही लिखो। विन क्वाइटली, ये दो वर्ड्स बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन इनमें एक पूरी फिलॉसफी है, एक पूरा वे ऑफ लाइफ है। विनिंग क्वाइटली का मतलब है कि तुम्हारा फोकस प्रोसेस पर है, रिकग्निशन पर नहीं। तुम्हारा फोकस एक्सीलेंस पर है, अपलॉज पर नहीं। तुम्हारा फोकस प्रोग्रेस पर है, प्रेज पर नहीं। और इस शिफ्ट से एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग होती है। जब तुम रिकग्निशन के लिए काम नहीं करते तो तुम्हारा काम एक्चुअली बेटर होता है, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी पूरी तरह काम में जाती है, अपीयरेंस में नहीं। एक स्टडी में देखा गया कि जो एम्प्लॉइज इंट्रिंसिक मोटिवेशन से काम करते थे, यानी काम के लिए ही काम, नहीं एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए, उनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली हायर था, उनकी क्रिएटिविटी मोर ओरिजिनल थी, उनका आउटपुट मोर सस्टेनेबल था। विनिंग क्वाइटली इज नॉट अबाउट बीइंग इनविजिबल, इट्स अबाउट बीइंग सो फोकस्ड ऑन योर वर्क दैट यू डोंट नीड टू अनाउंस इट। रिजल्ट्स अनाउंस देमसेल्व्स, और वो अनाउंसमेंट जब वो रिजल्ट्स की तरफ से होती है, किसी भी सेल्फ प्रमोशन से ज्यादा पावरफुल होती है। आर्यन की स्टोरी अब एक नए चैप्टर में थी। वो अब एक टीम लीड था, और उसकी टीम में एक बहुत वोकल इंसान था। हर मीटिंग में सबसे ज्यादा बोलता था, हर अचीवमेंट को लाउड तरीके से सेलिब्रेट करता था, हर सक्सेस को सोशल मीडिया पर शेयर करता था। और एक दूसरा इंसान था जो क्वाइट था, जो कंसिस्टेंटली डिलीवर करता था, जो कभी भी रिकग्निशन मांगता नहीं था। लेकिन जब कोई क्राइसिस आती, जब कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती, सब उसी के पास जाते थे, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड था अनशेकेबल, कंसिस्टेंट, रियल। आर्यन ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। एनुअल रिव्यू में उसने उस क्वाइट परफॉर्मर को एक हाई विजिबिलिटी, हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट दिया। उसने कहा, तुम्हारा काम कंसिस्टेंटली एक्सीलेंट है, अब तुम्हारे रिजल्ट्स को वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। उस इंसान ने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया, ब्रिलियंटली, क्वाइटली, एंड द रिजल्ट्स वर लाउड, बहुत लाउड। विन क्वाइटली, एग्जीक्यूट विथ एक्सीलेंस, and trust that the right people will notice. विनिंग क्वाइटली का एक और डायमेंशन है, और वो है ईगो मैनेजमेंट। ईगो शायद स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की सबसे बड़ी एनिमी है। ईगो चाहती है कि तुम क्रेडिट लो, कि तुम राइट प्रूव हो, कि तुम विजिबल रहो, कि तुम दूसरों से सुपीरियर दिखो। और ये डिजायर्स जब स्ट्रांग होती हैं तो वो टेरिबल डिसीजंस लीड करती हैं। एक नेचुरल लीडर को पहचानो, वो सक्सेस का क्रेडिट टीम को देता है, फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है,
वो किसी की आइडिया को पब्लिकली डिसमिस नहीं करता, वो किसी आर्ग्यूमेंट में राइट होने की जरूरत नहीं फील करता, वो बेटर आउटकम में इंटरेस्टेड होता है, राइट होने में नहीं। यही ईगोलेस लीडरशिप है, और ये वीकनेस नहीं है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेंथ है। क्योंकि जब लोग देखते हैं कि तुम क्रेडिट शेयर करते हो, कि तुम्हें राइट होने की ऑब्सेशन नहीं है, कि तुम जेन्युइनली आउटकम्स केयर करते हो, तो वो तुम्हें नेचुरली फॉलो करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, एंड दैट ट्रस्ट इज वर्थ मोर देन एनी टाइटल और रिकग्निशन। और अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जो इस पूरी जर्नी का हार्ट है, काम कंट्रोल, लॉन्ग टर्म पावर। इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत डीप है। जो इंसान काम है वो क्लियरली सोच सकता है, जो क्लियरली सोच सकता है वो बेटर डिसीजंस लेता है, जो बेटर डिसीजंस लेता है वो बेटर आउटकम्स अचीव करता है, जो कंसिस्टेंटली बेटर आउटकम्स अचीव करता है वो लॉन्ग टर्म में पावरफुल होता है। ये एक चेन है, एंड काम इज वेयर इट ऑल बिगिंस। लेकिन काम को मेंटेन करना, स्पेशली जब जिंदगी टर्बुलेंट हो, ये सबसे डिफिकल्ट आर्ट है। स्टोइक फिलोसोफर्स इसी की प्रैक्टिस करते थे। मार्कस ऑरेलियस, रोमन एम्परर और फिलोसोफर, रोज सुबह रिमाइंड करते थे खुद को, आज कुछ डिफिकल्ट होगा, कुछ अनफेयर होगा, कुछ पेनफुल होगा, और मेरी चॉइस सिर्फ ये है कि मैं उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करूं। Not what happens to me, but how I respond. And in that response lies my true power. यही है काम कंट्रोल, यही है स्ट्रेटेजिक लिविंग, और यही है वो फाउंडेशन जिस पर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल जेन्युइन पावर बनती है। आर्यन अब बहुत अलग इंसान था। वही इंसान जो हर मीटिंग में सबसे ज्यादा बोलता था, अब सबसे ज्यादा सुनता था। जो हर क्रिटिसिज्म पर इंस्टेंटली डिफेंसिव हो जाता था, अब सिंपली कंसिडर करता था कि कोई वैलिडिटी है। जो हर अपॉर्चुनिटी पर जंप करता था, अब पहले लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस देखता था। जो हर ड्रामा में पार्टिसिपेट करता था, अब अपनी एनर्जी को डेलिबरेटली इन्वेस्ट करता था। और सबसे बड़ा बदलाव, आर्यन के अंदर एक स्टिलनेस आ गई थी, एक कामनेस, जो बाहर की केओस को उसके अंदर घुसने नहीं देती थी। लोग नोटिस करते थे। उसके कलीग्स कहते थे कि आर्यन के साथ बात करने के बाद क्लैरिटी आती है। उसके बॉस कहते थे कि प्रेशर सिचुएशंस में आर्यन सबसे रिलायबल था। उसके मेंटीज कहते थे कि वो उन्हें थिंक करना सिखाता है, सॉल्यूशंस नहीं देता। आर्यन ने कोई सुपर पावर नहीं डेवलप की थी, उसने सिंपली एक आर्ट सीखी थी, द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, एंड दैट आर्ट चेंज्ड एवरीथिंग। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग अल्टीमेटली एक आइडेंटिटी शिफ्ट है। ये सिर्फ टैक्टिक्स सीखने के बारे में नहीं है, ये एक नया वे ऑफ बीइंग अडॉप्ट करने के बारे में है। जब तुम स्ट्रेटेजिक थिंकर बन जाते हो तो तुम्हारी एंटायर रिलेशनशिप विथ लाइफ चेंज हो जाती है। प्रॉब्लम्स थ्रेट्स नहीं लगती, पजल्स लगती हैं जो सॉल्व होने के लिए हैं। पीपल को जज नहीं करते, ऑब्जर्व करते हो। फेलियर्स को सेटबैक्स नहीं मानते, फीडबैक मानते हो। अनसर्टेनिटी से डरते नहीं, उसमें अपॉर्चुनिटी देखते हो। और सबसे प्रोफाउंड शिफ्ट, तुम्हें अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे वैल्यूज से आती हैं, दूसरों की एक्सपेक्टेशन से नहीं। तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करता, वो इंटरनल क्लैरिटी पर बेस्ड होता है। और वो इंटरनल क्लैरिटी, वो इनर स्टिलनेस, वो है असली पावर। वो पावर जो कोई छीन नहीं सकता, वो पावर जो हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ होती है, क्वाइट, कंसिस्टेंट, अनशेकेबल। तो अब एक मोमेंट लो और सीरियसली सोचो, इस जर्नी में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि ऑब्जर्वेशन रिएक्शन से ज्यादा पावरफुल है, कि इमोशनल कंट्रोल स्ट्रैटेजी की फाउंडेशन है, कि सिचुएशंस को लेयर्स में पढ़ना होता है, कि साइलेंस एक वेपन है, कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग शॉर्ट टर्म विन से ज्यादा वैल्यूएबल है, कि नॉट एवरीथिंग डिजर्व्स योर एनर्जी, कि पेशेंस एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, कि विनिंग क्वाइटली सस्टेनेबल सक्सेस का रास्ता है। और इन सबके बीच एक कॉमन थ्रेड था, अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, सिचुएशनल अवेयरनेस, पैटर्न अवेयरनेस। ये अवेयरनेस ही वो लेंस है जो हर चीज को क्लियरर बनाती है। और इस अवेयरनेस को डेवलप करने के लिए तुम्हें शुरुआत अपने अंदर से करनी होगी, अपने रिएक्शंस को नोटिस करने से, अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करने से, अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने से। ये जर्नी एक्सटर्नल नहीं है, ये जर्नी इंटरनल है। एंड द मोस्ट पावरफुल बैटल्स आर ऑलवेज वन इनसाइड फर्स्ट। और अब हम उस फाइनल मोमेंट पर हैं जहां ये ऑडियो बुक खत्म होती है, लेकिन तुम्हारी जर्नी नहीं। असल में तुम्हारी जर्नी अभी शुरू हो रही है। कल सुबह जब तुम उठोगे, तुम्हारे पास एक चॉइस होगी, रिएक्ट करो या ऑब्जर्व करो। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे,
एक ब्रेथ लो। जब कोई सिचुएशन ओवरवेलमिंग लगे, लेयर्स देखो। जब कोई अपॉर्चुनिटी टेम्पटिंग लगे, लॉन्ग टर्म लेंस लगाओ। जब कोई ड्रामा तुम्हें खींचे, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करो। ये स्मॉल चॉइसेस हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली मेड ये चॉइसेस तुम्हें वो इंसान बनाएंगे जो तुम बनना चाहते हो। स्ट्रेटेजिक, काम, पावरफुल, वाइज। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तुम्हारी लाउडनेस नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तुम्हारी क्लैरिटी है, तुम्हारी कामनेस है, तुम्हारी पेशेंस है। द वर्ल्ड रिवॉर्ड्स दोज हु थिंक बिफोर दे एक्ट, हु ऑब्जर्व बिफोर दे स्पीक, हु प्लान बिफोर दे एग्जीक्यूट, एंड हु विन क्वाइटली। आज से तुम भी उन लोगों में से एक हो। द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग।